चमन लाल के पायजामे, जिसे लिखा है अनिल सिंह ने, और ये प्रकाशन है जुगनू प्रकाशन। तो कहानी शुरू होती है एक बाज़ार से। उमरिया का वो छोटा सा बाज़ार बड़ा दिलचस्प था। यूँ तो वो टेलर मार्केट कहलाता, पर कौन सी दुकान वहाँ नहीं थी। प्रकाश द्वार वाले कोने से शुरू करते हैं। थाने के सामने फ्रूट सेंटर, फिर कोटूमल की कपड़े की दुकान, फिर बाबू खां की टेलरिंग शॉप, शेख भाईजान टॉर्च और ताले वाले, जॉनी हेयर कटिंग सैलून, श्याम लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर्स, पुरुषोत्तम पेंटर और सबसे कोने में सचदेव घड़ी सुधारक। और उस लाइन में राजू चाय समोसे वाला, मेहंदी साइकिल स्टोर, पप्पू ज्वेलर्स, अल्लाह बख्श टेलर्स, नेता साइकिल रिपेयरिंग, मजीद टेलर्स, सुरेंद्र इलेक्ट्रिकल्स और फिर शर्मा रेडियो सेंटर। ये बाज़ार मेन रोड से थोड़ा हटके पुरानी सब्जी मंडी में लगा हुआ था। बाबूजी के साथ साइकिल पर बैठकर हर दूसरे तीसरे दिन मेरा इस बाज़ार में जाना होता। मजीद चच्चा की टेलरिंग वाली गुमटी हमारा ठिकाना थी। यहाँ उनकी पैर वाली सिलाई मशीन के अलावा कटिंग और प्रेस करने वाला लकड़ी का एक पट्टा था, जिस पर मैल खाया मोटा खाकी कपड़ा मढ़ा हुआ था। इसके अलावा एक छोटा बेंच और एक स्टूल था। बाबूजी अक्सर मजीद चच्चा की दुकान पर आते। कंस्ट्रक्शन साइट से लौटते वक्त बाबूजी के लिए बाज़ार आने का मतलब होता मजीद चच्चा की दुकान पर 2-3 घंटे की बैठक। घर के लिए जो भी किराना या सब्जी लेनी होती बाबूजी यहीं घूमटी में रख देते और लौटते समय उठा लेते। कभी पड़ोस का कोई जान पहचान वाला दिख जाता तो उसी के हाथ सामान घर भिजवा देते। घर पूछने पर वह बताता कि बाबूजी मजीद टेलर के यहाँ बैठे हैं। ज़्यादातर मैं उनके साथ होता। मजीद चच्चा की बेंच पर बैठकर मैं आसपास की दुकानों का काम धंधा देखता रहता। शेख की टॉर्च और ताले सुधारने वाली दुकान मुझे बहुत लुभाती, बड़ी तिलस्मी लगती। वह मजीद चच्चा की गुमटी के ठीक सामने थी। वहाँ दिन भर काम चलता, नई नई चाबियाँ बनाई जाती, घिस घिस के उन्हें परफेक्ट किया जाता और टार्च की टेस्टिंग होती। मैं सोचा करता कि एक दिन ज़रूर देखूँगा कि हर ताले की चाबी कैसे बन जाती है। हमारे घर में बाबूजी मेरे और गुड़िया के कपड़े मजीद चच्चा ही सिलते। बड़ी बहनों की अपनी पसंदीदा सिंधन भाभियाँ थीं, जो पास ही के मोहल्ले में सिलाई करती थीं। देर रात तक उनके घरों में सिलाई मशीन की खटखट सुनाई पड़ती। बड़े भाई साहब रेडीमेड लेते थे। हमारे पुराने कपड़ों की मरम्मत वगैरह का काम भी मजीद चच्चा ही के ही यहाँ हो जाता। मजीद टेलर्स की गुमटी से 2-3 दुकान दूर अल्लाह बख्श टेलर की दुकान थी। अल्लाह बख्श कोई 70 की उम्र के हो चले थे। आंखें कमज़ोर थीं, सो मोटा चश्मा नाक पर चढ़ा रहता। मैं उन्हें हर वक्त काम करते ही देखता। उन्हें बटन टाँकते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता। वे कपड़े को चश्मे से एकदम पास लाकर बड़ी फुर्ती से बटन टाँकते। कई बार तो लगता कि सुई अब लगी उनकी नाक में, पर जितनी फुर्ती उतना ही सलीका। एक के बाद एक वे धड़ाधड़ बटन टाँकते जाते। दोपहर के 2 बजे नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाते। इतवार को हाट में देहात से आने वाले लोग अपने छोटे मोटे काम अल्लाह बख्श के यहाँ ही कराते। शायद इसलिए ही उनके यहाँ काम सीखने के लिए पास के अमहा गांव के 2 लड़के आते थे। इन 2 कारीगरों के अलावा उनके एक साहबजादे भी दुकान पर बैठते थे, लेकिन वे ज़्यादातर नदारद ही रहते। जब कभी बाबूजी के साथ उनकी दुकान पर जाना होता तो बातों ही बातों में अल्लाह बख्श ये दुखड़ा ज़रूर रोते कि लड़के बड़े हो गए हैं पर किसी काम के नहीं, काम धाम में ज़रा मन नहीं लगाते, कहाँ तक घर गृहस्थी की गाड़ी अकेले खींचूँ। उमरिया में चमन लाल खंडेलवाल नगर सेठ के रुतबे वाले व्यापारी थे। कस्बे में उनकी कपड़े की बड़ी भारी दुकान थी। कांच के बड़े बड़े शोकेस, विशालकाय काउंटर जिस पर पूरी थान खोलकर दिखाई जा सकती थी। अंदर भी दुकान, बाहर भी दुकान। यहीं पर पहली बार रबर वाले आदम का पुतले आए थे, जिन्हें कपड़े पहनाकर बाहर रखा गया था। हम सब आते जाते उन्हें देखने को रुकते। चमन लाल सैंडो बनियाइन से लेकर रजाई और कंबल तक रखते थे। कोट के कपड़े, सफारी सूट, साड़ियाँ, सलवार सूट, स्वेटर, मफलर, दरियाँ, चादरें, शॉल, दुशाले, सभी कुछ यहाँ मिल जाता। अहाते में ही उन्होंने एक टेलर भी बिठा रखा था। चमन लाल गोरे चिट्टे काजू बादाम वाले आदमी थे। पायजामा कुर्ता पहनते, चमकदार क्रीम सिल्क का कुर्ता और सफ़ेद पजामा।
पहनते तो बाबूजी भी पजामा ही थे, लेकिन उनके पजामे सूती, चौड़ी मोहरी और नाड़े वाले होते, जबकि चमनलाल संकरी मोहरी के कमर पट्टे वाले टेरिकॉट के पजामे पहनते। उनमें बटन नहीं, चेन लगी होती। एक बार चमनलाल ने अल्लाह बख्श को 2 पजामे सिलने के लिए कपड़ा दिया, बढ़िया क्वालिटी वाला सफ़ेद टेरिकॉट। अल्लाह बख्श ने बाकायदा खड़े होकर मोटे चश्मे से देखते हुए उनका नाप लिया, कपड़े पर नीली चौक से नापजोख और बाकी की तफसील दर्ज कर ली। बात आई गई हो गई। दिवाली का मौका था, किराने का कुछ सामान खरीदना था, सो बाबूजी मुझे मजीद चचा की दुकान पर बिठा कर चले गए थे। इतने में मैंने चमनलाल को अल्लाह बख्श की दुकान में जाते देखा। शायद अपने पायजामे लेने आए होंगे। अचानक उनके चिल्लाने की आवाज़ आई। वे किसी पर नाराज़ हो रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहीं खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। अब तक कुछ लोग भी जमा हो गए थे। मजीद चचा भी मुझे वहीं रहने का भूल कर वहाँ चले गए। इतने में बाबूजी आते दिखे। तभी चमनलाल अल्लाह बख्श की दुकान से चीखते हुए निकले, मुझे मेरा कपड़ा वापस चाहिए। मजीद चचा वापस आकर मशीन पर काम करने लगे थे। बाकी लोग भी अपनी अपनी दुकानों को लौट गए थे। थोड़ी देर बाद मजीद चचा की बातों से माजरा समझ में आया। दरअसल अल्लाह बख्श ने पैजामों की चेन की जगह बटन लगा दिए थे। बूढ़े आदमी थे, भूल गए होंगे, या फिर कारीगर से गलती हो गई होगी, क्योंकि आमतौर पर नाड़े वाले या बटन वाले पजामे ही सिले जाते थे। चेन वाले तो कोई ही पहनता था। चमनलाल ने दोनों पैजामों को अल्लाह बख्श पर फेंकते हुए कहा, इन्हें तुम रख लो। सुनकर बहुत बुरा लगा। एक तो अल्लाह बख्श बुजुर्ग थे और उनकी आंखें भी कमज़ोर थीं। ऐसे में नज़र चेन की जगह बटन लग गए तो क्या गजब हुआ। वैसे भी कुर्ते से आधा पजामा तो ढका ही रहता है। माहौल कुछ देर गमगीन बना रहा। अल्लाह बख्श मशीन की टेबल पर कोहनियाँ टिकाए रास्ते की ओर देखते रहे। ये पजामे जैसे उनके सिर पर पहाड़ थे। कपड़ा महंगा वाला था, चीज़ तो बिगड़ी ही बिगड़ी, जलालत हुई सो अलग। बाबूजी उनकी दुकान की तरफ बढ़े तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। बाबूजी ने अल्लाह बख्श के हाथ से पजामे लिए, खोलकर देखा और कहा, मुझे 2 पजामे बनवाने ही थे, इन्हें मैं ले लेता हूँ। आप कपड़ा खरीद कर सेठ जी के लिए दूसरे सिल देना। बाबूजी ने कुछ नोट निकाल कर अल्लाह बख्श के हाथों में रखे और पैजामों का रोल करते हुए बाहर आ गए। मजीद चचा की गुमटी में आकर उन्होंने पजामे को झोले में रखा, झोला साइकिल की हैंडल में टांगा और मुझे बैठने को कहा। बाबूजी बाईं ओर से साइकिल पर चढ़ते थे। एक हाफ पैडल मारकर उन्होंने साइकिल आगे बढ़ाई और घंटी बजाते हुए गली से निकल गए। घर पर जाने कब बाबूजी ने पैजामों का वो बंडल झोले से निकालकर किसी पेटी के गर्म कपड़ों के नीचे दबा दिया। घर में उसका कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। मैंने भी किसी से कुछ नहीं कहा, पर इतना समझ में आया कि बाबूजी को पैजामों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। उनके 2 पैजामे कई बार 2-3 साल चलते थे। समय गुजर गया। मुझे नहीं मालूम उन पैजामों का क्या हुआ, पर मैंने बाबूजी को उन पैजामों को पहनते हुए कभी नहीं देखा। तो ये भावना से भरी हुई कहानी आपको सुना रहे हैं जयशेखर, और इस कहानी को चित्रों से सजाया है हमारी लाइब्रेरी के नन्हे मुन्ने बच्चों ने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।